नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आज विज्ञान के पहले अध्याय में पढ़ने जा रहे हैं पादपों में पोषण। दोस्तों, ये कक्षा 7 का पाठ्यक्रम है और हम इसमें जानेंगे बहुत सारी बातें। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें पोषक कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप यानी कि पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपने भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों और पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर होते हैं। बूझो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। पादपों में पोषण विधि। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिजों की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों में के रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इनके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं? हम पोषण कहते हैं। मतलब ऐसी विधि जिसमें क्या करते हैं, सजीव क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, वो उनके लिए क्या करती है? पोषण करती है। और ये क्या कहलाते हैं? पोषण कहलाते हैं। पोषण वह विधि है जिसमें जीव अपने भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाते हैं। मतलब वह विधि जिसमें जीव क्या करते हैं, स्वयं के लिए भोजन तैयार करते हैं, वो स्वपोषण कहलाता है। अतः मतलब सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसका उपयोग की विधि क्या कहलाती है? पोषण कहलाता है। हम जो खाना खाते हैं हमारे शरीर को पोषण मिलता है, तो हमारे शरीर को जो भोजन ग्रहण करते हैं वही हमको क्या प्रदान करती है? पोषण। सेम वही बात है कि पोषण की एक विधि जिसमें भोजन स्वयं संश्लेषित होता है वो स्वपोषण कहलाता है। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं जो स्वयं के लिए अपने खाना जो पौधे हैं वो जो स्वयं के लिए अपने भोजन तैयार करते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। जंतु एवं अधिकतर जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करके उन्हें विषमपोषी कहते हैं। मतलब ऐसे जीव जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादप द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विषमपोषी। पहले ये जानना चाहते हैं कि पादपों की तरह हमारे शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ स्थित है? क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में? पादप अपने परिवेश में कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्रियां तथा उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? आइए जानते हैं प्रकाश संश्लेषण। पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। प्रकाश संश्लेषण क्या कहलाता है? पादपों में खाद्य संश्लेषण का एक प्रक्रम होता है ना। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। पत्तियां क्या है? पौधों की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है। अतः किसमें होता है पादपों का संश्लेषण? पदार्थों का संश्लेषण पत्तियों में होता है। कौन करता है? पौधे जो है वो पौधों की पत्तियों में पदार्थों का संश्लेषण होता है। अतः सभी कच्चे पदार्थ उन तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। तो जो मृदा है, जमीन से जल और खनिज कहाँ से प्राप्त होता है? जड़ों के द्वारा। अतः तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं और ऐसे छिद्रों को अपन क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। आइए जरा ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है? कोशिकाएं। अब आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनती हैं, उसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बना है जिन्हें क्या कहते हैं? कोशिकाएं। मतलब जैसे कि छोटी छोटी सी सेल्स जो है वो मिलकर क्या बनाती हैं? कोशिकाएं। मतलब सजीवों के शरीर में सूक्ष्म इकाइयां, बहुत छोटी इकाइयों को मिलकर जो बनाती हैं वो कोशिकाएं कहलाते हैं। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है।
कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतला बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसके केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाती है। अभी केंद्र में क्या होती है? केंद्रक होता है। केंद्रक की एक क्या होती है? अपनी एक संरचना होती है। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो ये रहा आपके सामने कोशिका का आरेख। देखिए कोशिका में क्या होता है, ये कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के मध्य में क्या है? ये केंद्रक है और इसके चारों तरफ क्या है? एक लिक्विड भरा हुआ है जिसे क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य के अलावा यहाँ पे क्या सबसे बाहर की तरफ क्या लगी हुई है? कोशिका झिल्ली। तो ये एक प्रकार की कोशिका का आरेख है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे शरीर को पादपों को जो कोशिका मतलब कोशिकाओं के द्वारा भोजन जो बनाने का प्रक्रम है वो किस तरीके का होता है। आइए जानते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। पहेली जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती हैं, परंतु पादपों के दूसरे भाग नहीं। पत्तियां एक हरा वर्णक होता है। पत्तियों में क्या होता है? एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करके पत्तियों की सहायता करता है और इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। इस प्रकार यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादपों में खाद के रूप में संचित की जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का एक चरम स्रोत है। क्या आपने कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में पादपों का अस्तित्व नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल इक्वल टेंड्स टू सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल से जो बनने वाला है वो क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट अंततः मंड या स्टार्च के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीजन निर्मुक्त होने पर कार्बोहाइड्रेट अंततः मंड या स्टार्च के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो एक जो बहुत बड़ी चीज थी इस पूरे चैप्टर को समझने में, तो स्टार्टिंग हुई थी जिसमें प्रकाश संश्लेषण हमारे सामने आया। तो ये एक बड़ा चैप्टर है जिसपे हमें पढ़ना जरूरी है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। किस पे क्या होता है? जो खाद का मतलब खाद्यान्न संश्लेषण है। अब खाद्यान्न संश्लेषण क्या है कि ऊर्जा के जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण होता है। अब खाद्य संश्लेषण कौन करता है? पत्तियों की सहायता से होता है। पत्तियों में क्या पाया जाता है? वर्णक पाया जाता है। इस कारण क्या होती है? वे हरी होती हैं और जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। मतलब अपन क्लोरोफिल की सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। मतलब सिर्फ क्लोरोफिल ही सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर सकता है जिससे प्रकाश संश्लेषण की पूरी क्रिया होती है। आइए इसको देखते हैं। क्लोरोफिल रंध्र, देखो यहाँ पे क्या है? द्वार कोशिकाएं हैं, रंध्री द्वार है और रंध्र हैं। अब इसमें क्या होता है कि क्लोरोफिल जो है उपस्थित वो क्या करता है? पत्ती की काट को देख रहे हैं तो उसमें क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश भोजन बनाने में मदद करता है। अब क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं दर्शाते हुए इसी पत्ती की काट का चित्र हम देख रहे हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति क्या बताता है कि प्रकाश संश्लेषण का
प्रक्रम संपन्न होता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, आप बहुत अच्छा एक एग्जांपल बना हुआ है, ये सूरजमुखी का एक दिख रहा है। इसमें सूर्य की ऊर्जा, सौर ऊर्जा क्या है, पत्तियों पर पड़ती है, पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और पत्तियों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो मतलब जमीन से जो जल और खनिज को क्या करती है, जड़ें खींच के तने से पत्तियों तक पहुंचाती है। पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की विधि कंप्लीट करता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिलीज एक्सेप्ट होती है और ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज होती है। ये पूरा प्रक्रम लगातार चलता रहता है और हमारे को क्या मिलता है, यहाँ पे अपने को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न होने का मौका मिलता है। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भाग जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय का कम करने के लिए पत्तियां सल्क एवं शूल रूपी हो जाती हैं। इन पादपों में तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। ठीक है, क्रियाकलाप 1.1। एक ही प्रकार के पादपों के दो गमले लीजिए, एक को अंधकार में 72 घंटे के लिए रखिए तथा दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में किया था। अपने अवलोकन को नोट कीजिए। अब उसे गमले को जिसे अपने अंधकार में रखा था 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रखिए। अतः पुनः इसकी पत्तियों में आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपने प्रेक्षण अपनी नोटबुक में लिखिए। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं, अर्थात ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। आपने गीली दीवारों पर, तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशयों में हरे अवपंकी यानी काई जैसे पादप देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों के वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। ये क्या कहलाते हैं, शैवाल। क्या आपने कल्पना करी है, कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है जिससे कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पादपों के कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। ये ऊपर जो विभिन्न रंग की पत्तियां दिख रही हैं, ये क्या है, ये अभी जो अपन ने पढ़ा कि जो पत्तियां होती हैं, होता सभी में प्रकाश संश्लेषण है, लेकिन क्या होता है, उनका जो कलर है वो ग्रीन कलर को क्या कर लेता है, ओवरलैप कर लेता है, सो दैट उसमें क्या होती है कि हमको ये चीजें देखने मिल जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य एवं अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है। इसमें कार्बन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है? याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इस प्रकार नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा से निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संगठनों के साथ पादप की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। इससे पश्चात पादप खाद्यान्न के अन्य संगठकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। पादपों में पोषण की अन्य विधियां। कुछ पादप यानी कि पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। वे अपना भोजन संश्लेषण नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं? मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। ये विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। चित्र में आप ध्यान से देखें तो क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सीनुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? ये अमरवेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। वह पादप परपोषी कहलाते हैं क्योंकि अमरवेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। क्या हम एवं अन्य जंतु, ये देखिए इसमें अमरवेल दिख रही है आपको, ये येलो कलर की, तो ये इस पर डिपेंडेंसी रहती है कि जो ये पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो ये क्या करते हैं, उसको खुद खा लेते हैं। इससे पौधों में क्या होती है कि जो जरूरी तत्व हैं वो उनको प्रॉपरली मिल नहीं पाते।
तो पादप या परजीवी का इस प्रकार विचार करना चाहिए कि अपने अध्यापक इस विषय में चर्चा कीजिए। ठीक है, पहेली जानती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाला मच्छर, खटमल एवं जू एवं जोंक जैसे जीवी परजीवी हैं? क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। क्या यह विषमकारी नहीं है? ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। पादपों को देखिए, इनके घड़े घट के समान दिखाई देने वाले संरचना वास्तव में उनकी पत्तियों का रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े के में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है। घड़े के उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। भूजो भ्रमित है, यदि घटपर्णी हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है तो ये कीटों का भक्षण क्यों करता है? क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादप को मृदा से वे सभी पोषक नहीं मिल पाते जिनकी उन्हें आवश्यकता है? देखिए, ये घटपर्णी का पौधा है, इसमें क्या होता है, ढक्कन नुमा एक संरचना होती है। इसमें कोई भी कीट घुस जाता है तो फिर क्या होता है, वो बाहर नहीं निकल पाता और इसमें उसको क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं मृतजीवी के बारे में। आपने बाजार में छत्रक यानी मशरूम बिकते देखे होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गड़ी टूटी टहनियों अथवा तनों या छाल पर छाते के समय समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं। भूजो जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता, ये हरे पादपों के समान भी नहीं होते, इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते। अब कैसे भोजन बनाएंगे ये, तो समझते हैं। क्रियाकलाप 1.2 ब्रेड डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें। इसे किसी नम या उष्ण स्थान पर 2 से 3 दिनों के लिए रख दीजिए अथवा उस समय तक रखे रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना ना दिखाई देने लगे। यह संरचना सफेद, हरे, भूरे अथवा किसी अन्य रंग के धब्बों के रूप में हो सकती है। किसी आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका अवलोकन करिए। आपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए। बहुत संभव है कि आपको रुई के धागों के समान संरचना दिखाई पड़े। यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषक प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं जैसे जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्त्राव करते हैं जिससे वे विलयन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ये देखिए ब्रेड है, ब्रेड पर क्या है, फफूंद लग जाती है। फफूंद लगने के बाद फिर क्या हो जाती है, ये डिस्कम्पोज होने लगती है ना, ये धीरे धीरे उसमें सड़ने लगती है। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों का पोषण तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाती हैं। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले पौधे मृतजीवी कहलाते हैं। कवक, कवक फंजाई अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों पर भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। कवक की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती है। आपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसानों पर चर्चा कीजिए। पहेली को याद है कि उसके सुंदर जूते जिन्हें वह विशेष अवसरों पर पहनती थी, वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए। वह जानना चाहती है कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं। सामान्यतः कवक के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक का जन्म देते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? भूजो को याद है कि उसके दादाजी ने बताया था कि एक बार उनकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई थी। वह जानना चाहते हैं कि क्या कवक रोग कारक भी होते हैं।
पहेली ने बताया कि यीस्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं, परंतु ये कुछ कवक पादपों, जंतु एवं मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं और कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में होता है। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरणतः कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का उपयोग विशेष महत्व है। तो सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? कुछ जीव ऐसे एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। सहजीवी मिलकर खाते हैं, है ना। क्या करते हैं? कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, मतलब कुछ जो जीव हैं वो एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना मिलकर भोजन खाते हैं। उनका आवास एवं पोषक तत्व क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ मिलकर शेयर करते हैं। तो ऐसे पोषकों को अपन सहजीवी कहते हैं। वृक्ष के लिए इस संबंध में विशेष महत्व है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान यानी कि आवास, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। तो कवक और शैवाल क्या होते हैं? सहजीवी पौधे हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर अपना काम चलाते हैं। शैवाल क्या है? शैवालों में क्लोरोफिल होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए कवक अपना खाना नहीं बना सकते। खाना कौन बना सकता है? शैवाल। इसीलिए कवक क्या है? अपना स्थान में रहने के स्थान को और जल पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, जबकि बदले में शैवाल उसे भोजन बना के देता है। आइए बढ़ते आगे। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? क्या आपने किसानों को अपनी खेती में अथवा मालिक को बगीचे में लॉन या गमलों में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा है? क्या आप जानते हैं कि वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व शोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पादप पोषक होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषकों की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग इस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। इनके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। उनमें सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध को किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही नहीं, दाल की फसलें उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं। केवल बहुत कम पादप ही अन्य पोषक प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः इन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी पोषी हैं? तो दोस्तों, जो ये चैप्टर था इसमें हमने बहुत अच्छी बात समझी। इसमें मेन पोर्शन में जो चीजें थी उनके बारे में अगर अपन जाने तो सबसे पहला आता है स्वपोषी। स्वपोषी मतलब जो स्वयं के लिए भोजन बना लेते हैं। दूसरी चीज अपन ने जानी क्लोरोफिल के बारे में। तो क्लोरोफिल क्या कहलाता है? क्लोरोफिल जो होता है वो पत्तियों में होता है, पौधों में होता है। इनकी मदद से क्या होता है, पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कंप्लीट करते हैं। विषमपोषी क्या कहलाते हैं? जो दूसरों पर क्या होते हैं,
खुद का भोजन तो नहीं बना पाते और क्या होते हैं, वो दूसरों के निर्भर रहते हैं। परपोषी मतलब विषमपोषी मतलब जिन पे खुद को बनाने की खुद में क्लोरोफिल होता है, भोजन बना सकते हैं, लेकिन जो खुद नहीं बना सकते वो विषमपोषी में आते हैं। परजीवी जो दूसरों पर, परपोषी, परपोषी क्या कहलाते हैं, अमरबेल क्या है, परपोषी, दूसरे पे निर्भर रहती है। येलो कलर की जो आपने पेड़ों पर टंगी हुई देखी है वो क्या होती है, अमरबेल होती है, वो परपोषी होती है ना, परपोषी। कीटभक्षी पादप, अब कीटभक्षी पादप क्या है, कीटभक्षी पादप ऐसे होते हैं कि उनमें जमीन जड़ पानी के अवशोषित करने की क्षमता होती है, ये भोजन भी बना लेते हैं, किंतु इनकी जो प्रकृति होती है उनमें वो अपने मतलब अपने पौधों के, अपने पादप के लिए, वे स्वयं के लिए जो मतलब एक्स्ट्रा में कहा जा सकता है नाइट्रोजन, मतलब जो अन्य चीजें हैं प्राप्त करने के लिए, जैसे अन्य मतलब किसी जीव जंतु से जो उसको पोषक या उर्वरक प्राप्त होता है वो उससे क्या करते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। जैसे कीटभक्षी में अगर छोटे छोटे सी चींटियां हैं तो उनसे उनको क्या मिल जाएगा, विटामिन सी की मात्रा मिल जाएगी। कि अगर कोई कीटभक्षी है तो वो उसको उसके अवशोषण करते हैं, उनसे दूसरों पादपों पर जो है उनसे उनको क्या मिलता है एक्स्ट्रा में, जो भोजन के अलावा जो उर्वरक पावर है वो उसको वहां से मिलती है। पोषक क्या कहलाते हैं भाई, पोषक क्या होते हैं, जो पदार्थ होते हैं जिनका भोजन के रूप में यूज होता है वो पोषक होते हैं। परजीवी जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि अपन शैवाल कवक में अभी अपन ने पढ़ा था। प्रकाश संश्लेषण वो विधि है जिसके द्वारा भोजन बनता है पादपों में। मृतजीवी क्या कहलाते हैं, जो ऐसे जीव जो क्या होते हैं, मतलब डिपेंडेंसी दूसरों पर होती है पर वो क्या होते हैं, डेड मतलब डेड पादप की कंडीशन में कहलाने चाहिए। रंध्र जो होते हैं वो पत्तियों में पाए जाते हैं, उनकी सहायता से क्या होते हैं, भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होती है। सहजीवी, सहजीवी मतलब मिल बांट के रहना, मिल बांट के खाना, है ना। कवक और शैवाल, कवक जो है वो क्या करती है, जगह देती है, शैवाल क्या होता है, खाना देता है बना के, मतलब प्रकाश संश्लेषण विधि कंप्लीट करता है। कवक के बारे में मैं अभी बता ही चुका हूं। तो ये सारी चीजें जो थी वो हमने मुख्य शब्द में पढ़ी, इस चैप्टर में पढ़ी। अब आपने क्या सीखा इसके बारे में सुनिए। सभी जीवों को खाद की आवश्यकता होती है जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर में रखरखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। एक बात, हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद स्वयं संश्लेषित करते हैं। दूसरी बात, हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण में करते हैं। बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट जैसे जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण से उत्पाद होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन होता है। बिल्कुल सही बात है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविका के लिए किया जाता है। कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। कवक कहाँ से प्राप्त करते हैं, मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ये मृत जीवी कहलाते हैं। कवक क्या है, मृत जीवी है। जैसे ब्रेड वगैरह या फिर कोई चीजें खत्म हो जाती हैं तो उन पर ये क्या हो जाते हैं, कवक जनरेट हो जाती है। अमरबेल जैसे पादप परजीवी कहलाते हैं। अमरबेल क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। परपोषी पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो परपोषी क्या होते हैं, सॉरी यहाँ पे जो अपन ने बात करी थी, परपोषी कहलाते हैं वो पादप जो मतलब दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। और इन पर कौन डिपेंडेंट रहता है, अमरबेल जैसे परजीवी। ठीक है, कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, अतः इन्हें विषमपोषी कहते हैं। कुछ पादप तथा अन्य जीव क्या होते हैं, अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। मतलब अपना खुद का भोजन नहीं बना सकते तो वो किस पर डिपेंडेंट रहते हैं, दूसरे जीवों पर रहते हैं, वो विषमपोषी कहलाते हैं। इस चैप्टर में हमने बहुत अच्छी चीजें पढ़ी, अच्छी जानकारियां हमें हासिल हुई। इसके जो एक्सरसाइज हैं आप चाहें तो लगा सकते हैं। वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग के द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वो कौन सी जगह होती है, तो हमको वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। पादप कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करते हैं, जड़ तना पुष्प पत्तियां, स्वाभाविक सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों से प्राप्त करते हैं। विस्तारित अध्ययन एवं परियोजना का कार्यक्रम, गमले में लगे एक चौड़ी पत्तियों वाले किसी पादप को लीजिए, काले कागज की 2 पट्टियां लेकर उनके मध्य में लघु माप की वर्गाकार आकृति काट लीजिए, है ना। इन कागजों से किन्हीं 2 पत्तियों को इस प्रकार ढकिए कि उनका कुछ भाग काले कागज में से ढक जाए, जबकि शेष भाग काटी गई वर्गाकार आकृति के कारण खुला रहने दें।
फिर इन पर सावधानी से क्लिप लगा दीजिए। पादपों को 2-5 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। पत्तियों के ढके हुए एवं बिना ढके भाग से रंग को निरीक्षण कीजिए। क्या पत्ती के दोनों भागों में कोई अंतर दिखाई देता है? इनमें क्या से एक पत्ती का आयोडीन परीक्षण करिए। अब दूसरी पत्ती पर भी कागज हटाकर पादप को 2-3 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दें। ढकी हुई पत्ती का भी आयोडीन परीक्षण कीजिए। अब इससे अपने प्रेक्षणों को व्याख्या कीजिए। तो ये एक प्रकार के व्याख्या करने वाले प्रेक्षण हैं जिन्हें आपको क्या कर सकते हैं, इसको बेहतरता से कंप्लीट कर सकते हैं। ये चैप्टर बहुत अच्छा था, इन चैप्टर को पढ़ने में हमें बहुत अच्छा लगा। पादपों के अवशोषण पोषण के बारे में हमें जानकारी मिली। ऐसी अच्छी जानकारी हम और भी लेकर आते रहेंगे। ये एनसीईआरटी का तारतम्य लगातार जारी रहेगा। हम और आप मिलकर किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचे, यही मैं आपसे अपने ईश्वर से कामना करता हूं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। जब तक कुछ खास नया नहीं है, दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।